गुड आफ्टरनून दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम चल रहे थे हिस्ट्री क्लास 7 को लेके। क्लास 7 की हिस्ट्री में हमने अब तक 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। कॉपी पेंसिल आप अपना लेके बैठिए, जहाँ नीड होगी वहाँ हम लोग राइट डाउन करेंगे। ठीक है, बुक पढ़ने से सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातियाँ जो जंगलों में रहती हैं, खानाबदोश जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और एक जगह बसे हुए समुदाय, फिर जहाँ पे लोग एक जगह आके स्थिर हो गए। ठीक है, परमानेंट ना रहने लगे। तो जनजातियों खानाबदोशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, यानी कि राज्य किस तरह से बने और किस तरह से फिर वो डाउनफॉल हो गए। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं। आप भी देखे होंगे, आपके आसपास कुछ और है, फिर आपके पास अगर दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो कुछ और चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये क्यों और कैसे हुआ। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। समाज जो था पहले से ही विभाजित था, यह हम लोग जानते हैं। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्य के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब आते हैं हमारे बड़े शहरों से परे, जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वह असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था, जो किसी नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे, जो पंडितों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा लगाए गए थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे, यानी कि कुछ लोग कलेक्ट करते थे सामानों को, कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग मवेशी वगैरह पाल के अपना जो जीवन है वो यापन किया करते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतियों को मिला जुला कर रूप को अपनाते थे, यानी उनके पास जो कुछ होता था उसी से वो अपना गुजर बसर करते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में इनका बंटवारा होता था। उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं थी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन के आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। इनकी अपनी ही संस्कृति होती है। ठीक है, ये किसी प्रकार का दबाव जो है उसको स्वीकार नहीं करती। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट है। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया, यानी कि एक दूसरे को देख के चेंज भी हुए। अब जनजाति कौन लोग थे, इसको हम लोग देखेंगे। समकालीन इतिहासकारों
और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना शायद नहीं आता होगा। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। यानी कि देखो, एक से ये मम्मी से आई, फिर ये बेटी में आई, फिर उसमें आई, अब ये लिखा हुआ कहीं नहीं है। तो अगर हम जाके पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इनसे पूछेंगे, जो ये बताएंगे वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ओरली सब इधर उधर एक दूसरे को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन परमानेंट कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब की, ये नोट कर लीजिएगा, है ना, पंजाब में खोकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गग्गर, ठीक है, पहले खोकर फिर गग्गर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब गग्गर के मुखिया कौन थे? कमाल खान गग्गर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इनको मनसबदार बनाया था तो ऑलरेडी ताकतवर तो हो जाएंगे। मनसबदार वही होते हैं ना जिनको घुड़सवार दिए जाते हैं, जात दी जाती है। ठीक है, तो फिर हो ही जाएंगे। जब मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर पश्चिम, ये अरगुन, लगा, खाखर, गग्गर और ये बलूची। ठीक है, ये सारे के सारे शक्तिशाली जनजातियां थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ठीक है, अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में। पश्चिमी हिमालय में गड्डी किसकी है? गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर भाग पर भी नागा, अहोम और दूसरी जनजातियां का प्रभुत्व था, और यह आज भी है। ठीक है, ये कहाँ पे? हमारा उत्तरी पूर्वी, ये हमारा उत्तरी पूर्वी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुंडा, ये नागा, ये अहोम, ये यहाँ पे जनजातियां हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन उन्हें नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों में मुंडा और संताल, ठीक है, मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये आप बिरसा मुंडा का नाम सुना? जब अब आगे हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में कि जनजातियों का भी भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरा तथा दूसरी जनजातियों के निवास थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। देखो, कोली होते जो मछली पकड़ने वाले नहीं होते, समुद्र तट पे रहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में उन्हीं को कोली कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये कोली और ये भील और यहाँ पे ये चेर, जिसका भी हम लोगों ने नाम सुना। ये देखिए कोली और भील यहाँ भी है। ठीक है, भील इधर राजस्थान की तरफ, राजस्थान गुजरात की तरफ भी है, और भील यहाँ पे भी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी। देखिए, इसको याद रखिएगा, गड्डी कहाँ की थी? गड्डी जो है वो गडरी वाले थे, और पंजाब में खाकर था, फिर गग्गर आया, फिर उसके बाद इधर आप आएंगे अपना इस साइड पे पूर्वी साइड में अहोम और नागा है, चेर है,
इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। भीलों की एक बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे, यानी कि जो राजा लोग वगैरह थे उन्होंने उन्हें जमीन दे दी, जमीन दे के जमींदार बना दिया था, तो वो जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भील के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग की बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। ठीक है, पहले तो कुल समझ लीजिए कि कुल क्या होता है। ये तो इजी है क्योंकि हम लोगों के समाज में कुल तो है ही। परिवार या घरों का एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातियां संगठन प्राय नातेदारी कुल संबंधी पे थी। ठीक है, ये एक व्यक्ति हो गए, इसी से ये कई बेटे हो गए, फिर इनके भी कई बेटे हो गए। ठीक है, फिर इनके भी कई बेटे हो गए, ऐसे बेटा बेटी जो भी है, तो ये एक कुल हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इनमें से कुछ तो जमींदार बन गए और इसमें से कुछ अभी भी क्या है, शिकारी है, संग्रह करता है। ठीक है, जिसका मन हुआ उसने अधीनता स्वीकारी, जिसका मन हुआ वो अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब एक खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश या घुमंतु यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनय भी करते थे। विनय मतलब होता है कि सामान के बदले सामान लेना। ठीक है, अगर अनाज दे दिया तो उनसे घी ले लिया, ऐसा ही कुछ। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही एक इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है, बंजारे क्या करते थे, उनका जो बाजार था वहाँ पे अनाज ढोते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी क्या थी, आर्मी थी। अब बंजारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर, ठीक है, पीटर ने बंजारों का वर्णन किया है। जब वो निकले होंगे सॉरी, तो वो लिखते हैं बंजारों के बारे में। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये हो सकता है ये किसने कहा, ठीक है, या किसके द्वारा लिखा गया है। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद के लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर से जो सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है तो वहाँ उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या करते, एक तरह से बिजनेसमैन भी थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे
की चीज़ें, फूस से चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जैसे नट वगैरह नहीं होते जो रस्सी पे ऐसे चलते रहते हैं, शहरों में आके दिखाते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर नई जातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, अब वर्ण नहीं हो गया, जाति हो गई। ठीक है, एक बार हम जाति पर विचार विमर्श कर लेते हैं जो कि तमिलनाडु से लिया गया है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उरियाकोंडन उद्यान के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, तो इसको देख लेते हैं, शायद आ जाए। वे रथाकारों यानी कि शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वालों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज समाज तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। देख लेते हैं, आता तो नहीं है ये वाला, अभी तक तो नहीं आया। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपुत्र गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। ठीक है, यानी कि राजपूत बढ़ गए। तो राजपूत कौन कौन से वंश के हो गए? हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे, यानी कि कुछ जो जनजातियां थी वो राजपूत बन गई और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ठीक है, जनजातियों से कहाँ आ गए? राजपूत में। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि क्षेत्रों वाले। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा इस्तेमाल की। शासकों के रूप में राजपुत्र गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों के बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ये रीजन और सेशन में आ सकता है। कैसे आएगा? क्वेश्चन तो घुमा फिरा के ही दे देते हैं। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो नीचे उल्लेख है। इस नज़दीकी एक नज़र में इसको देख लेते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। ठीक है, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, जिसको झूम खेती भी कहते हैं, शिफ्टिंग भी कहते हैं। उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। झूम खेती वाला भाई, ठीक है, इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब नज़दीक से एक नज़र पहले देखते हैं गोंड जो जनजाति है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका आता है टर्न। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। ठीक है, बड़े गोंड राज्य
छोटे गौड़ राज्यों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कंडा के गौड़ में 70,000 गांव थे। ठीक है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें 84 कहते थे। 84 का मतलब क्या है? 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे, यानी कि 7 गांव होंगे तो 84 हो गया होगा। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान, ठीक है, देखिए, ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। ठीक है, अभी ये जनजाति है, गौड़ क्या है? जनजाति है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनके पास अच्छी जमीन वगैरह सब हो गया। अब ये क्या चाह रहे हैं? अपने आप को राजपूत बनाना चाह रहे हैं। इसलिए गढ़कंडा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। किसकी? संग्राम शाह की। उनके पुत्र दलपत ने मुहाब के चंदेल राजपूत राजा सालागान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, अब अपने आप को इन्होंने राजपूत घोषित कर दिया और राजपूत घोषित करने के बाद में चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। चंदेल भी क्या थे? पहले जनजातीय थे, तो सबने ही क्या सारे नए राजपूत आ गए। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उस समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंडा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसे समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कंडा एक समृद्ध राज्य बना। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में अच्छा खासा धन कमाया। किसने? गढ़कंडा ने। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कंडा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन फिर वो कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। अब अहोम, ये भी एक जनजाति थी। इन्होंने क्या किया? इनका भी देख लेते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों जगह का नाम है, और कोचवाजों के राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन किया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए उन्हें 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का विशाल इस्तेमाल किया था। आग्नेय अस्त्रों, ठीक है, अग्नि मिसाइल का। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम हो गए, लेकिन अहोमों ने दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर आक्रमण कर दिया। मीर जुमला जो कि मुगल का नेतृत्व कर रहा था सेना का, उन्होंने अहोम पर आक्रमण कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये देख लीजिए, नया पॉइंट है। ठीक है, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार मतलब कोई काम नहीं था। और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता है उन्हें पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अच्छा,
ठीक है, पहले देख ली कितने गांव हैं, और जिसकी बारी आएगी वो अपने यहाँ से पाइक भेजेंगे। पाइक मतलब काम करने के लिए लोगों को भेजेंगे। ठीक, इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। हम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में ला चुके थे। अहम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहते थे। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी हो सकता है कहीं से कुछ भी आ जाए। ठीक है, अहम समाज कुलों में विभाजित थे, जिन्हें खेल कहते थे। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए। दस्तकार मतलब जो किस हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग होते हैं, वो जो हाथ से कोई भी चीज़ बनाते हैं। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान की गई। सिप सिंह, ठीक है, ये भी नाम देख ले। सिप सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। ठीक है, पूजा वगैरह करते थे, लेकिन जो अपने थे, जो कल्चर था, उसको नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुजरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों, ये भी इसका भी कर लीजिए। बुजरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया, क्योंकि वो क्षेत्र वहीं का है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए वे लोग। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष करने की स्थिति में ला खड़ा किया। अब इसी के साथ हम चलते हैं मंगोल की तरफ। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। मंगोलिया हम लोग ढूंढ लेंगे, जो हमारा एशिया की तरफ है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकार संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के पास घास के मैदानों, जिसको हम स्टेपी कहते हैं, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करने के लिए उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल बदला। ये वही चंगेज खान है जो बाबर से रिलेटेड है, आपने इसको पहले पढ़ा है। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व पर खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह के समर्थन में आधारित थे। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है। जो नोट्स हैं उसको लिख लीजिएगा, और 30 मिनट लगते हैं सुनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सुनने में। सुन लीजिए, क्योंकि काम करते करते सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। कोशिश रहेगी
ये हमारा अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक आपका सारा जो चैप्टर है, मतलब 6, 7, 8 के तीनों सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएँ। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करिए, फिर अपनी पेडागोजी देखिए, अपना जो सब्जेक्ट आपने फील किया, हिंदी, इंग्लिश जो भी, और सोशल साइंस की पेडागोजी के लिए भी आप अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आते हैं और रिपीट क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कोई सीरीज़ से आप लोग पढ़ लें तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर।